हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में कैटलिस्ट पढ़ा था। कैटलिस्ट पढ़ा और कैटलिस्ट के डिफरेंट टाइप्स पढ़ा। उसी में एक टॉपिक आपको हमने बताया था, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के अधिशोषण सिद्धांत पर इस बार 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही डिस्कस कर दे रहा हूँ, मैं बता रखा हूँ लेकिन क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ। अपने यहाँ ही बोर्ड में आया हुआ था। ये पूछा गया था कि बिस्मांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत को समझाइए। बिस्मांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत कैसे वर्क करता है, क्या है इसका थ्योरी, वो हमें बताना था। तो देखिए, बिस्मांगी उत्प्रेरण का मतलब होता है कि जब किसी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट हो उसकी अवस्था, ठीक है, जो कैटलिस्ट हो उसकी अवस्था हमारे रिएक्टेंट के अवस्था से भिन्न हो। मतलब जो चीज हम मिक्स कर रहे हैं उसकी प्रावस्था और जो कैटलिस्ट है उसकी प्रावस्था दोनों क्या हो, अलग हो। ठीक है, अब यहां पर बोला गया बिस्मांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण का सिद्धांत। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि जो भी आपका उत्प्रेरक होगा उसके सतह से, ठीक है, पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि आपके कैटलिस्ट के सरफेस से, ठीक है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो आके क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। रिएक्टेंट आके कैटलिस्ट के सरफेस से जुड़ जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, जो रिएक्टेंट आके कैटलिस्ट के सरफेस पे जुड़े, ठीक है, वो कैटलिस्ट से जुड़कर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और फिर ये आपस में कोलिजन करके, ठीक है, ये आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बना देते हैं और ये अपना कैटलिस्ट पहले की तरह सुरक्षित रहता है। क्या है, देखिए, अधिशोषण सिद्धांत बिस्मांगी उत्प्रेरण का, बिस्मांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत का जो पहला स्टेप है उसमें रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पे आकर जुड़ जाता है। फिर ये रिएक्टेंट आपस में जुड़ के और कैटलिस्ट के साथ जुड़ के इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, मध्य अवस्था का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर ये रिएक्टेंट जो इससे जुड़े हुए हैं वो प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपना कैटलिस्ट सुरक्षित रहता है। ये 3 स्टेप में इनका अधिशोषण सिद्धांत क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बस यही 3 स्टेप आपको लिख देना था। पहले स्टेप में आपको यही लिख के ये डायग्राम बना देना था, दूसरे में ये लिख के डायग्राम बना देना था, तीसरे में ये लिख के डायग्राम बना देना था। बस इतना ही करना था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, तो क्या है सरफेस केमिस्ट्री, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सरफेस केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ठीक है, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी पदार्थ के सरफेस पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या है सरफेस केमिस्ट्री, क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के सरफेस पे या उसके अंतरापृष्ठ पर, मतलब इसके थोड़ा सा अंदर, ठीक है, होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उस रसायन विज्ञान की शाखा को हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन।
ठीक है, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के सतह पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। अब देखिए, पृष्ठ रसायन में जो सबसे पहली डेफिनेशन आती है, ठीक है, वो आती है अधिशोषण, और दूसरी डेफिनेशन आती है अवशोषण। ठीक है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। देखिए इन दोनों में डिफरेंस भी देखिए, एक ऐसी घटना जिसमें कोई पदार्थ, ठीक है, कैसे भी हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, किसी दूसरे पदार्थ के सतह से जुड़ जाए। ठीक है, देखिए अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये पदार्थ है, कोई दूसरा पदार्थ आके इसके सतह से जुड़ जाए, ठीक है, एक ऐसी घटना जिसमें कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के सतह से जुड़ जाता है, इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, अगर जुड़ा है तो हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल कहाँ चले जाए, अंदर भी, ठीक है, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो अधिशोषण के केस में क्या होता है कि जो बाहर से मॉलिक्यूल आते हैं, ठीक है, जो बाहर से अणु आता है, उनकी संख्या अंदर बल्क में कम होती है, बाहर मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अधिशोषण क्या है, एक ऐसी घटना है जिसमें कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के सरफेस से आकर जुड़ जाता है, बल्क में उसके बहुत कम अणु प्रवेश कर पाते हैं। ठीक है, तो अधिशोषण क्या है, एक ऐसी परिघटना जिसमें एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के सतह से जुड़ जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। अवशोषण देखिए, एक ऐसी परिघटना जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के बल्क में सतह के भीतर प्रवेश कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण। तो देखिए अब बल्क में आके इंट्रोड्यूस कर गए तो कुछ ना कुछ क्या होंगे, बाहर भी होंगे। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि अधिशोषण कब होगा, जब सरफेस पे अधिक मॉलिक्यूल हो और आपके बल्क में कम मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस किए हों, और अवशोषण तब होगा जब बल्क में अधिक मॉलिक्यूल एंटर किए हुए हों और आपके सरफेस पे कम मॉलिक्यूल हो। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना, होगा तो दोनों, लेकिन अब वो डिसाइड होगा इनके परसेंटेज से कि कहां पर कौन से मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, अंदर या बाहर। तो ऐसी घटना जिसमें मॉलिक्यूल्स किसी भी पदार्थ के सतह से जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाता है। बल्क में प्रवेश कर जाते हैं, अवशोषण कहलाता है। तीसरी बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर सतह से जुड़े, यहां ध्यान दीजिए, सतह से अगर जुड़े तो उसको बोला गया अधिशोषण। ठीक है, अगर एडजॉर्प्शन, अगर सतह से बाहर निकलेंगे तो उसको बोला जाएगा डीजॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोला जाएगा, डीजॉर्प्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अधिशोषण, अवशोषण, डीजॉर्प्शन, और एक और बात बताने जा रहा हूं, सॉर्प्शन, SORPTION, सॉर्प्शन। देखिए इंग्लिश टर्म याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अधिशोषण, क्योंकि हमें पढ़ना सिर्फ अधिशोषण है, अवशोषण आपके यहाँ इस जगह नहीं डिस्कस करना है, लेकिन इन लोगों का अंतर मैं बता दे रहा हूं। अधिशोषण यही अपने यहाँ टॉपिक में है। तो देखिए अधिशोषण क्या है, एक ऐसी परिघटना जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह से जुड़ जाता है। ठीक, अवशोषण क्या है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के बल्क में सतह के भीतर प्रवेश कर जाता है। अगर अधिशोषण अवशोषण दोनों हो रहा है तो उसको बोलते हैं सॉर्प्शन, रसा अवशोषण, मेरे ख्याल से हिंदी में सॉर्प्शन। देखिए सॉर्प्शन का क्या मतलब है कि एक ऐसी परिघटना जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के बल्क में भी प्रवेश कर जाए और सतह से भी जुड़ जाए, दोनों परिघटना एक साथ हो तो उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। और एक ऐसी परिघटना जिसमें कोई पदार्थ किसी पदार्थ के सतह से रिमूव होता है, सतह को छोड़ता है, उसे बोलते हैं डीजॉर्प्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है, इस पे लाके मैंने धूल फेंका
तो धूल अगर इस पे जम गए तो क्या है, अधिशोषण। अगर उसको हम हटा रहे हैं, हवा चला दिए, पंखा चला दिए, धूल हट गया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया डीजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन, डीजॉर्प्शन। ठीक है, और अवशोषण का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए रुई था, रुई में हमने पानी डाला तो पानी अंदर प्रवेश कर गया, तो वो जो अंदर प्रवेश किया उसको क्या बोला गया, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन रुई के केस में सरफेस पे भी जुड़ेगा, तो सरफेस पे भी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सॉर्प्शन, क्योंकि सरफेस पे भी जुड़ेगा, सतह के अंदर भी जाएगा, तो क्या होगा, सॉर्प्शन। ठीक है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के सतह से जुड़ा तो अधिशोषण, बल्क में प्रवेश कर गया तो अवशोषण, अगर सतह को छोड़ के जा रहा है तो डीजॉर्प्शन, और सतह पे भी जुड़ रहा है और सतह के अंदर भी जुड़ रहा है तो सॉर्प्शन। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। अब देखिए 2 टर्म और आते हैं अधिशोषण के केस में। ठीक है, एक होता है अधिशोष, ठीक, और दूसरा होता है अधिशोषक। ठीक है, अधिशोष से क्या क्या मतलब है, ऐसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के सतह से जुड़ता है, जो सतह से जुड़े। ठीक है, जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के सतह से जाके जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, अधिशोष, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। और जिस पदार्थ के सतह से जाकर दूसरा पदार्थ जुड़ता है उसे बोलते हैं अधिशोषक, एडजॉर्बेंट। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको बात करूं निकिल हाइड्रोजन की। ठीक है, तो निकिल के सतह से हमारे हाइड्रोजन आके क्या किए हैं, जुड़ गए हैं। अगर निकिल की सतह से क्या जुड़ गए हैं, हाइड्रोजन, तो देखिए निकिल अपना क्या हुआ, अधिशोषक, क्योंकि जिसकी सतह से आके जुड़ेंगे वो क्या होगा, अधिशोषक, और जो आके जुड़ेंगे उसे बोलेंगे अधिशोष। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो देखिए एक बार फिर से सारी चीज मैं लिखी हुई आपको प्रोवाइड करूंगा, ध्यान से सुनना है, 2 बार वीडियो आप कम से कम देखिएगा। अधिशोषण का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह से जाके जुड़ जाता है। अवशोषण का मतलब है एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के बल्क में सतह के भीतर प्रवेश कर जाता है। अगर एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के सतह पे भी जुड़ता है और भीतर भी प्रवेश कर जाता है तो उसे बोलते हैं सॉर्प्शन, रसावशोषण। ठीक है, मेरे ख्याल से आप अंग्रेजी याद करिएगा, हिंदी बुक में देख लीजिएगा, सॉर्प्शन। और दूसरी बात आप ध्यान दीजिए, अगर कोई पदार्थ किसी पदार्थ के सतह को छोड़कर जाता है तो उसे बोलते हैं डीजॉर्प्शन। ठीक है, डीजॉर्प्शन मतलब एडजॉर्प्शन का उल्टा, सतह से जुड़ना एडजॉर्प्शन, सतह को छोड़ के जाना डीजॉर्प्शन। सतह के अंदर प्रवेश कर जाना, पदार्थ के बल्क में प्रवेश कर जाना एब्जॉर्प्शन, बल्क में भी प्रवेश करना और सतह से भी जुड़ना क्या कहलाता है, सॉर्प्शन। ठीक है, जो पदार्थ जाके दूसरे पदार्थ के सतह से जुड़ता है उसको बोलते हैं अधिशोष, एडजॉर्बेट। जो जाके सतह से जुड़ेगा उसे बोलेंगे अधिशोष, और जो जाके सतह से जुड़ता है उसे अधिशोष, और जिसके सतह पे जाके जुड़ता है उसको अधिशोषक, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। इतनी टर्मिनोलॉजी हो गई। अब इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, 2 बार वीडियो आप कम से कम देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अधिशोषण के प्रकार। तो देखिए अधिशोषण के प्रकार की अगर बात करें तो अधिशोषण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 प्रकार के हमारे अधिशोषण होते हैं। एक होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और ये होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब देखिए ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, ठीक है, अन्य पदार्थ के सतह से जो जाके जुड़ता है वो वान डर वाल बल से जुड़ता है। ठीक है, वान डर वाल बल एक वीक फोर्स होता है, लेकिन आपको यहां ध्यान देना है कि कैसे जुड़ता है।
वांडर वाल फोर्स से। ठीक है, मतलब क्या है कि भौतिक अधिशोषण में जो आपका अधिशोष्य होता है वो अधिशोषक की सतह से कैसे जुड़ता है, बाई वांडर वाल बल। ठीक है, वांडर वाल बल से जुड़ता है। ठीक है, अब देखिए वांडर वाल बल एक वीक बल होता है, तो इसका मतलब है इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है मॉलिक्यूल को। मतलब ये प्रक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, जब कभी भी दो लोगों के बीच बॉन्ड बनता है तो वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो आपको ध्यान देना है कि भौतिक अधिशोषण में 20 किलो जूल पर मोल से लेकर 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, उष्मा छेपी है, क्योंकि बॉन्ड बनेगा तो उष्मा क्या होगी, निकलेगी। पहला ध्यान दीजिए कि वांडर वाल बल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि इनको फिर से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, कहने का मतलब ये क्रिया विशिष्ट नहीं होती है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, विशिष्ट क्रिया कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, जैसे धूल के कण को हमने क्या किया, आपके इसी सरफेस से जोड़ दिया, तो ये बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्ड थोड़ी है, जब चाहेंगे तब रिमूव कर देंगे। अभी देखिए यही जो काम कर रहे हैं इसमें भी केमिकल रिएक्शन थोड़ी हो रही है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देखिए इरेज कर रहा हूँ तो सारी चीजें क्या हो रही है, आराम से मिट जा रही है। मतलब ये क्या है, इनके दोनों के बीच क्या है, आपका वांडर वाल फोर्स का केमिकल रिएक्शन हुआ होता तो ये छूटता तो बोर्ड को लेके भी निकल जाता है। ठीक है, और देखिए जब बॉन्ड वीक है तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम होगी, 20 किलो जूल पर मोल से लेकर 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और देखिए ये विशिष्ट नहीं है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो थोड़ा सा आपके बढ़ते हैं रासायनिक अधिशोषण की तरफ। ठीक है, वांडर वाल बल से जुड़े हुए हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, अगर हम दाब लगाएं तो धूल को इस पे ज्यादा चिपका सकते हैं। मतलब अप्लाइंग प्रेशर, दाब के द्वारा अगर दाब अप्लाई करें तो इस पर एक से अधिक परत इसके ऊपर जुड़ सकती है। तो दाब लगाकर क्या किया जा सकता है, दाब लगाकर एक से अधिक परतों को इनकी सतह से क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। दाब लगाकर इनकी सतह पर एक से अधिक परतों को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। देखिए रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोष से जो होता है वो अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक की सतह पर रासायनिक बंधों से जुड़ता है। ठीक, अब रासायनिक बंध अगर बन गया या अधिशोषक की सतह पर केमिकल बॉन्ड बना दिया तो वो उत्क्रमणीय नहीं अनुत्क्रमणीय होगा। ठीक है, और बॉन्ड बन गया है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो मतलब ये 20 किलो जूल से जो 40 किलो जूल है इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसमें कितनी जूल एनर्जी होती है, ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी होती है वो आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 80 किलो जूल पर मोल से लेकर, ठीक है, 240 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बताया हूँ। ठीक है, 80 किलो जूल पर मोल से लेकर 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये क्रिया में क्या होती हैं, विशिष्ट होती हैं। और केमिकल बॉन्ड अगर दो लोगों के बीच बन गया, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो अब कितना भी आप दाब लगाइए वो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग को बढ़ाने वाले नहीं है। मतलब चाहे दाब लगाइए या ना लगाइए, ये हमेशा क्या होंगे, एकल बंध का फॉर्मेशन करेंगे, एकल लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि एक बार लेयर बन गई तो उसके ऊपर लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक मिनट में वीडियो देखता हूं, फिर उसके आगे मैं पढ़ाता हूं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, है अभी टाइम है। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेस रसायन पढ़ा। क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम, या प्रेस रसायन बताना है, एक रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के सतह पर या अंतरा प्रेस पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रेस रसायन कहलाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला टर्म हम लोगों ने पढ़ा अधिशोषण। अधिशोषण क्या है, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के सतह से जुड़ जाता है। ठीक है, ठोस द्रव गैस कैसे भी पदार्थ हो सकते हैं, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह से जुड़ गया तो उसे हम बोलते हैं अधिशोषण। और जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के बल्क में प्रोड्यूस कर जाता है, सतह के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो उसे बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, अगर किसी पदार्थ पर दूसरा पदार्थ बल्क में भी प्रवेश कर जा रहा है और सतह पे भी जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। ठीक है,
सॉर्प्शन, और अगर कोई पदार्थ किसी पदार्थ के सतह से दूर जा रहा है तो उसे बोलते हैं डिजॉर्प्शन। ठीक है, और एक टर्म और, जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के सतह से जाकर जुड़ता है उसे बोलते हैं अधिशोष। एडजॉर्बेट, जो जाके जुड़ता है उसे अधिशोष से बोलते हैं, और जो सतह प्रोवाइड करता है, जिसके सतह पे जाके जुड़ते हैं उसे बोलते हैं अधिशोषक। ठीक है, अब अधिशोषण के प्रकार कितने हैं? तो अधिशोषण दो टाइप के होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। देखिए भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि जो भी अधिशोष्य होता है वो अधिशोषक के सतह पर जाकर वीक वान डेर वाल बल से जुड़ता है। वीक वान डेर वाल से जुड़ा, वान डेर वाल बल से जुड़ा, तो उसको फिर से क्या किया जा सकता है, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके सेपरेट आउट किया जा सकता है दोनों चीजों को। मतलब कैसे हैं, उत्क्रमणीय है, बॉन्ड वीक है तो ऊर्जा जो सर्जित होगी, एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम होगी, 20 किलो जूल पर मोल से लेकर 40 किलो जूल पर मोल तक होती है। ये बेसिस नहीं होते हैं, और दाब लगाया जाए तो इनके ऊपर एक से अधिक लेयर का फॉर्मेशन हो सकता है। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आपका जो अधिशोष्य होता है वो अधिशोषक के सतह पर रासायनिक बंध से जुड़ जाता है। ये क्रिया जो होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, 80 किलो जूल पर मोल से लेकर 240 किलो जूल पर मोल। ये विशिष्ट होते हैं, और अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक से अधिक लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि आप दाब लगाएंगे तो एक ही लेयर का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, अब आपको एक लेयर का फॉर्मेशन क्यों होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कोई चीज है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लिया, तो आप कितना भी प्रेशर लगाइए वो और इलेक्ट्रॉन को कहीं से लेगा नहीं, क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा टॉपिक को और प्रोसीड कर रहे हैं। अधिशोषण को कैसे इफेक्ट किया जाए, ठीक है, अधिशोषण कैसे प्रभावित होता है, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब अगर ये बताइए कि अगर अधिशोष और अधिशोषक की बात की जाए तो पहली बात तो इन दोनों के प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा। दो चीजें आपस में चिपकेंगी तो डिपेंड करेगा उन दोनों के कोहेशन एडहेशन फोर्स के बीच में। ठीक है, जैसे पारा जो होता है, अगर आप बात की जाए तो आपके कांच की सतह से नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि पारे के अंदर जो कोहेशन फोर्स है, ठीक है, वो पारे और कांच की सतह के बीच जो एडहेशन फोर्स है उससे ज्यादा है, तो कोहेशन एडहेशन फोर्स पर डिपेंड करेगा। मतलब कहने का ये है कि आपका अधिशोषण जो होगा वो अधिशोष और अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है, उनका कैसा नेचर है, उनके अंदर कोहेसिव फोर्सेस कैसे हैं। अगर कम होंगे तो दूसरे से आसानी से जुड़ जाएगा, ज्यादा होगा तो दूसरे से आसानी से नहीं जुड़ेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया अधिशोष एवं अधिशोषक की प्रकृति पर। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर अधिशोषक का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, अधिशोषक का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो अधिशोषण ज्यादा होगा, क्योंकि अगर किसी चीज को जुड़ना है तो जितने ज्यादा सरफेस एरिया होंगे जुड़ने के लिए जगह उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अधिशोषक के क्षेत्रफल पर। अब देखिए अधिशोषक का जो क्षेत्रफल है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कब क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जब अधिशोषक बड़ा होगा या छोटा। तो अधिशोषक जब छोटा होगा, क्यों? क्योंकि देखिए अगर अधिशोषक कोई ये इतनी बड़ी चीज है, अगर इसको हम तोड़ दे तो तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद यहाँ पर भी जगह हो जाएगा, मतलब जुड़ने के लिए जगह ज्यादा मिल जाएगा। तो जब अधिशोषक आपके कोलाइडल स्टेट टाइप का होगा, ठीक है, कोलाइडल स्टेट में होगा, छोटे आकार में होगा, तब हमारा क्या होगा, आपका अधिशोषण ज्यादा होगा। तो पहली चीज मैंने बोला अधिशोष और अधिशोषक की प्रकृति पर, दूसरी चीज मैंने बोला कि अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, तीसरी बात आपको ये ध्यान देना है ताप पर। ठीक है, अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो अगर गैस के मॉलिक्यूल को अधिशोष कराना है तो ताप बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, वो दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ताप बढ़ाने से क्या होगा, अगर गैस को किसी की सतह पर, सॉलिड की सतह पर जोड़ना है तो गैस भाग जाएंगे, अधिशोषण कम हो जाएगा। तो पहली चीज तो मैंने बोला कि अधिशोष और अधिशोषण, अधिशोष एवं अधिशोषक के प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा, अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। ठीक है, तीसरी बात अगर आप ध्यान दीजिए
तो हमने आपको क्या बताया, ताप पर। चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं दाब पर। अगर आप दाब लगाएंगे, ठीक है, तो दाब लगाने पर अधिशोष के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आकार पर, अगर उनका आकार छोटा होगा तो क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो अधिशोष और अधिशोषक दोनों की प्रकृति पर, अधिशोषण की पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आकार पर, ताप पर, अगर ताप ज्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल कम चपकेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, दूर भाग जाएंगे। दाब पर अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा सतह पर चिपकेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पर हम स्टॉप कर रहे हैं, आगे कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।